देखिए बेटा, आज अपन बाह्य संकरण पढ़ रहे हैं। बाह्य संकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जैसे F1 पीढ़ी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी के पौधे उनका संकरण प्रभावी जनक, मतलब अपन ने ले लिया कैपिटल टी कैपिटल, इसे कहते हैं प्रभावी जनक। तो F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण जब प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य संकरण। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें युग्मक लेने पड़ेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग करने। इसमें से अपन को केवल कैपिटल टी लेना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वही बॉक्स बनाएंगे पहले जैसे बनाया था परीक्षण संकरण में। यहाँ युग्मक, इधर मादे युग्मक, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक ले लेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी ले लेंगे। अब इनका संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। कैपिटल टी से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक है। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि जो संतति मिली F2 पीढ़ी, एक तो कैपिटल टी है और एक आ गया कैपिटल टी स्मॉल। इसमें दोनों कैपिटल टी है, इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल। इसमें दोनों समान है तो उसको क्या कहते हैं? समयुग्मजी लंबा। दोनों कारक समान, इसमें दोनों अलग अलग है, विषमयुग्मजी लंबा। पचास % में डिवाइड किया तो 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। अर्थात इसमें क्या हुआ, जब हमने F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण मतलब प्रभावी जनक के साथ कराया तो जो संतति मिली उस संतति के अंदर अपन को 50% पौधे तो समयुग्मजी लंबे प्राप्त होते और 50% पौधे ही विषमयुग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? बाह्य संकरण कहते हैं। अब परिभाषा आपको पहले दिखाई दी थी, अब इसको आपको समझाई दिया। अब इसको आपको परीक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र अपीवन का नियम, स्वतंत्र अपीवन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण क्या होता है, हमने पिछली बार में बताया था कि दो लक्षणों को लेकर जब वंशागति कराते हैं या उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। यहाँ हमने क्या किया, गोल और पीले पौधे ले लिए और हरे और झुर्रीदार लिए। गोल का कारक कैपिटल Y लेना है, पीले का कारक कैपिटल R लेना है, हरे का कारक स्मॉल y लेना है और झुर्रीदार का स्मॉल r। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया, गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे, जिन्हें हम C पीढ़ी मतलब जन के पीढ़ी कहते हैं, इन पौधों में हमने संकरण कराया तो हमें कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r यानी गोल और पीले जो पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें कैपिटल Y और कैपिटल R प्रभावी है इसलिए गोल और पीले पौधे प्राप्त हुए जिन्हें हम F1 पीढ़ी के पौधे कहते हैं। अब F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनमें हम संकरण कराएंगे तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी के पौधों में क्या है, ये जो कैपिटल Y और कैपिटल R, इनको हम ऊपर लिख देंगे, इन चारों को, इन्हीं चारों को अपन नीचे लिख देंगे, 0, ठीक है बेटा। इसमें अपन क्या करेंगे, ये वाले चार कारक है, युग्मक है, इनको ऊपर लिख देंगे, इन युग्मकों को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इस पे संकरण कराएंगे। संकरण कराने का ध्यान रखना है, जैसे दोनों y है कैपिटल तो कैपिटल y लिख देंगे, दोनों r है तो दोनों कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला इससे क्रॉस होगा, दोनों कैपिटल y आ जाएगी, एक कैपिटल r आ जाएगा, एक कैपिटल स्मॉल r। अब इसमें ये कैपिटल ये स्मॉल दोनों साथ में आ जाएंगे। फिर r देखेंगे तो दोनों r समान आ रहे हैं, दोनों कैपिटल लेने। इसी तरह
ये वाला कैपिटल इस वाले स्मॉल के साथ आ जाएगा, ये वाला आर इस वाले आर के साथ आ जाएगा, मतलब कैपिटल और स्मॉल। इसी तरीके से अपन को पूरी पीढ़ी निकालनी है, ठीक है। यानी पहले को संकट कराते कि मतलब पहला इसका पहला इससे, इसका पहला इससे, इसका पहला इससे, इसका पहला इससे, इसी तरीके से मतलब इसका पहला फिर चारों से, इसका पहला इसके चारों से, इसका पहला इसके चारों से, तो इस तरीके से अपन को क्रॉस करना है। फिर अपन लास्ट में देखेंगे कि जो मेंडल ने F2PD को लेकर जो अनुपात निकाला, ठीक है, उस अनुपात को अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि दो अनुपात निकाले। एक निकाला लक्षण पररूप F2PD में, लक्षण पररूप जो अनुपात होता है वो मेंडल ने कितना निकाला, 9:3:3:1, और जिन प्ररूप अनुपात इसको याद रखने का तरीका है 12:24:12:1, मतलब 12 मतलब 1:2, ठीक है, 24 का मतलब 2:4, 12:24 फिर अनुपात 12 मतलब 1:2, ठीक है, 12:24:12 मतलब 1 फिर अनुपात 2:1, इस तरीके से ये अनुपात हो गया 12:24:12:1, यानी 1:2, 2:2, 2:4, 4:1, 1:2, 2:1 और 1:2, 2:1, जिसे हम कहते हैं जिन पररूप अनुपात। इन्हें हम ये भी ध्यान रखेंगे, इन्हें एक संकर अनुपात भी कहते हैं। 9:3:3:3 को क्या कहते हैं, 9:3:3:1 को हम एक संकरण अनुपात के रूप में भी याद रखेंगे। फिर जिन पररूप अनुपात 12:24:12:1 को अपन किस अनुपात में याद रखेंगे, द्विसंकर अनुपात के रूप में, इसे तो कहेंगे द्विसंकर अनुपात। 12:24:12:12, और इस वाले को अपन क्या कहेंगे, एक संकर अनुपात। देखिए बेटा, अपन ने एग्जाम्पल तो समझ लिया स्वतंत्र अपीवन का नियम। अब इसको परिभाषा समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए बेटा, ये जो नियम है, यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, इस नियम के अनुसार दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण पर नहीं पड़ता है, इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। देखिए बेटा, मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व, यानी मेंडल के नियमों का उपयोग यानी प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि मेंडल के नियमों के उपयोग से
हम क्या कर सकते हैं, एक तो रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा, मेंडल के नियमों से संकर संतति यानी नई जो मिलेगी, संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चले, नए लक्षण पता लगेगा। थर्ड, संकरण विधि द्वारा अनुपयोगी लक्षण, मतलब जो बेकार है, जो हमारे किसी काम के नहीं, अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षण, जो काम में आने वाले गुण हैं, लक्षण हैं, उनको एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा है एक, जिसका नाम है सुजननिकी। इसमें भी क्या करते हैं, मेंडलीय नियमों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं। मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व यानी क्या उपयोग है। पहला पॉइंट, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की जा सकती है। दूसरा, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। तीसरा, संकरण विधि द्वारा अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी भी किस पे आधारित है, मेंडल के नियमों पर आधारित है। देखिए बेटा, ये थर्ड चैप्टर आनुवंशिकी आज पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।